नमस्कार, आज प्लेनेट में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के ऊपर। ये सबसे प्यारा ग्रह है। मैं इसे प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये राजकुमार है। ये वो ग्रह है जो अपने पिता के सबसे पास रहता है और अपने पिता से सबसे ज्यादा बार डांट खाता है। मतलब सूर्य के सबसे पास रहता है ना बुध, और सूर्य सबसे ज्यादा बार इन्हें अस्त करते हैं। और सूर्य सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल में पिता है। तो ये बुध और सूर्य की कहानी है, और बुध और सूर्य से संबंधित हमें बुध आदित्य योग मिलता है। क्योंकि अगर बच्चा तपेगा नहीं, अगर वो बच्चा सख्त चीजों को ग्रहण नहीं करेगा, अगर वो शरारत में ही रह जाएगा, जो कि बुध का एक कारकत्व भी है, तो फिर वो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आज की पहली टेक्निक यही है कि अगर बुध थोड़ा भी अस्त हो तो वो बुध एक अच्छा बुध होता है। तो और भी बातें करेंगे बुध ग्रह के बारे में, लेकिन उसके साथ कुछ छोटी छोटी बातें मैं दूसरे तीसरे ग्रहों के बारे में भी करूंगा, जैसे कि शुक्र से और बृहस्पति से संबंधित और भी चीजें होंगी। तो पूरे वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए। जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो और चैनल सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ कैमरे के पीछे। तो बुद्ध के बारे में बात करेंगे। बुद्ध के जन्म से शुरू करते हैं। बुद्ध के जन्म की कहानी क्या है। हम सबको पता है कि बुद्ध जो है वो चंद्रमा के बेटे हैं, और तारा माँ के उनका तारा और चंद्रमा से उनका जन्म हुआ है। लेकिन ये जन्म जो है वो एक प्रेम कहानी के बाद हुआ, और एक अनएथिकल जन्म है। अब ये बुद्ध का एक थीम हो गया, बुद्ध जहां भी बैठेगा, कि बुद्ध जहां भी बैठेगा वहां शरारत करेगा, वहां नटखटपन करेगा। क्योंकि पहले तो राजकुमार, देखिए कितने सारे सिग्निफिकेशंस बुद्ध के मिल रहे हैं जो कहानियों में हमें मिलता है। कि पहले तो उसे कहा गया कि ये राजकुमार है। अब राजकुमार जो है वो थोड़ा गलतियां करेगा, शरारतें करेगा। और बचपन में सब करते हैं। 12 साल तक का जो एज है, जो 16 से लेकर के 8 से 16 का जो एज है ना, ये बुद्ध का है। अगर किसी की कुंडली में बुद्ध अच्छा बैठा है तो ये एज में वो आदमी बहुत मस्ती करता है अपनी जिंदगी में। ठीक है, बहुत शरारतें करता है। अगर वो बुद्ध पीड़ित है, शनि और केतु उसके साथ में है, तो फिर वो आइसोलेटेड हो जाता है बच्चा। आजकल एक बीमारी भी चली है ना, ऑटिज्म, जो कि बुद्ध को शनि और केतु के संबंध में आने पर वो होती है। बुद्ध इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो बुद्ध का ये है खेल कि शरारतें करेगा। देखिए बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं ये मैं, कि जहां भी बुद्ध बैठेगा वहां पे शरारत करेगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तो नया कर्म बनेगा, नया कर्म बनेगा तो ये लाइफ साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। तो ये बुद्ध का है, क्योंकि बुद्ध छठे घर में जाकर के उच्च का होता है। छठा घर जो है वो बहुत ही कार्मिक घर है। 12वां घर हमें मोक्ष देता है, छठा घर हमें बंधन देता है, पनिशमेंट देता है। तो इसीलिए छठे घर में बुद्ध उच्च का होता है, और बुद्ध बंधन क्रिएट करता है। शनि के साथ साथ बुद्ध जो है वो बंधन क्रिएट करता है, जो हम नया कर्म बनाते हैं। मैं बार बार नया कर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तीसरे और छठे घर का मालिक है बुद्ध काल पुरुष में, और 10वें घर का कारकत्व वो रखता है। तीसरा घर और छठा घर, ये जो दो घर हैं, ये दो ऐसे घर हैं जो बढ़ते हैं, उपचय भाव हैं। तो जो भाव बढ़ने वाले हैं, जहां पर चीजें ऐड हो रही हैं, वो नया कर्म देंगे। और 10वें घर का कारकत्व है बुद्ध के पास, जो कि कर्म का भाव है। तीसरा घर जो है वो अनकॉन्शियस चीजें होती हैं। तो वहां पर जो चीजें हम अनकॉन्शियसली करते हैं वो बुद्ध है, वहां पर गलतियां भी होंगी। ठीक है, वो आपका इनहेरेंट है। अब छठा भाव जो है वो सबकॉन्शियस है। दोनों चीजें देखिए, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बुद्ध कन्वर्ट दे रहा है। इसीलिए एग्जाम्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक अच्छा बुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सी चीजें आप पढ़े रहते हैं और वो दिमाग में उस वक्त आनी चाहिए, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉन्शियसली हर चीज को रिमेंबर नहीं कर सकते हो। तो ये बुद्ध की खास बात है, ये बुद्ध ग्रह का है ताकत। तो बुद्ध की बारे में मैं बता रहा था कि बुद्ध जो है वो चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा के जन्म तो हो गया, ठीक है, जन्म तक तो मैंने बोला, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में बता दिया कैसे जन्म हुआ था। अब बात करते हैं
कि जन्म के बाद क्या हुआ बुद्ध का। बुद्ध की शादी हुई थी इला से। ये एक कहानी मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द कहानी है, सिर्फ एक कहानी नहीं है, वन ऑफ द कहानी है। तो इनकी शादी हुई थी इला से। इला जो है वो सूर्य वंश के राजकुमारी या राजकुमार हैं। अब मैं दोनों क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इला जो है वो पहले एक मेल थे, उनका नाम था सद्युम्न। ठीक है, सद्युम्न जो थे वो सूर्य वंश के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम जो था वो था वैश्यवत। ये वैश्यवत के पुत्र थे सद्युम्न। इनके जन्म की कहानी जानिए, क्योंकि ये बुद्ध की पत्नी है, जो कि स्टोरी में अभी आएंगी। तो इनके जन्म की कहानी यह है कि वैश्यवत जो राजा रहते हैं, वो जो सूर्य वंश के राजा हैं, उनके घर में कोई संतान नहीं रहती, एक ही बच्ची हुई रहती है। तो उस बच्ची को वो कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि से कि इसे आप मेल कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे संतान नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो उस बच्ची को मेल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आगे चलकर सद्युम्न होता है। तो अब देखिए कि सद्युम्न का असल में जन्म हुआ था फीमेल, और वो फिर मेल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में वो जो सद्युम्न राजकुमार बनते हैं, तो फिर वो जाते हैं किसी वन में शिकार करने। वहां पर एक श्रापित जगह है, जो कि शिव और पार्वती द्वारा श्रापित जगह रहता है, वहां पर वो चले जाते हैं। और फिर वहां पर जाकर फिर इनको रियल आइडेंटिटी मिल जाती है, जो कि एक फीमेल की थी। और फिर वो जाकर के बुद्ध से मिलते हैं, और बुद्ध उनका नाम इला रखते हैं, या फिर वो अपना नाम इला रखी रहती है, उनका नाम इला रहता है। तो वही बुद्ध की पत्नी रहती है। देखिए, बुद्ध की पत्नी मेल भी है और फीमेल भी है। वो मेल है सद्युम्न और फीमेल है इला, इसीलिए बुद्ध को शायद नपुंसक ग्रह कहा गया है। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक कहानी मैंने बताई। इस कहानी से आप बहुत ढेर सारी टेक्निक्स बना सकते हो। अब थोड़ी और इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, तो जब इला की शादी हो जाती है बुद्ध से, तो जो राजा है वैश्वत, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा एक मात्र वारिस कहाँ चला गया। तो फिर वो वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि आप पता करिए। तो वो अपने तब से पता करते, तो पता चलता है कि बुद्ध के पास है इला। तो फिर वो जाते हैं, मनाते हैं कि देखो तुम एकमात्र हो जो सूर्य वंश को आगे चलाओगे। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा है, तुम आधे समय के लिए इला रहोगे, आधे समय के लिए सद्युम्न रहोगे, तो तुम वहां भी राज कर पाओगे और यहाँ पर अपना पत्नी धर्म भी निभा पाओगे। तो ये डुअलिटी है बुद्ध के स्पाउस के साथ। ठीक है, ये झेलना पड़ा है बुद्ध को। ये कहानी है बुद्ध की डुअलिटी की। तो जहां कहीं भी बुद्ध बैठा हो, वहां पे डुअलिटी आएगी। ये कहानी मैंने बता दी है। इस कहानी से आप कम से कम 10 टेक्निक बना सकते हो, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को डिकोड करोगे। ठीक है, डिकोड करके कमेंट करोगे, फीडबैक करोगे। अगर आप, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं हो रहा है, तो फिर मैं इस कहानी को डिकोड करके आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो बुद्ध की डुअलिटी ये है। तो पहली चीज हमने क्या जानी कि बुद्ध जहां बैठेगा वहां पे नया कर्म क्रिएट करेगा, वहां पर गलतियां करेगा, वहां पे शरारत करेगा। दूसरा, बुद्ध डुअलिटी का कारक है। बुद्ध जो है वो जहां भी बैठा हो वहां पे चीजों को बढ़ा देगा, डुअलिटी में, डबल्स में लाएगा। ये कहानी है। अब देखिए, इसी कहानी में बुद्ध का सूर्य के साथ संबंध दिखाया जा रहा है। सूर्य वंश के राजा की, सूर्य वंश से उसका संबंध है बुद्ध का, क्योंकि सूर्य, बुद्ध का ससुराल हो गया ना सूर्य वंश। तो ये बुद्ध का सूर्य वंश के साथ संबंध है, और सूर्य के हमेशा पास ही रहता है बुद्ध। तो ये भी एक टेक्निक है जो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों को करना है। क्योंकि मैं हर चीज आप लोगों को स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग थोड़ा इस पे अपनी बुद्धि दौड़ाइए, कमेंट करिए कि क्या आप थिंक करते हो, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो ये बुद्ध की कहानी थी। अब आगे बात करते हैं कि देखिए, बुद्ध जहां भी कुंडली में बैठा हो, क्योंकि डुअलिटी है, अब जहां भी कुंडली में बैठा हो वहां पर अच्छे बुरे के लिए डुअलिटी लाएगा। देखिए, अच्छा कर्म वही होता है जो कर्म का फल अच्छा हो। ठीक है, अगर आप झूठ बोल रहे हो और उस झूठ से समाज का भला हो सकता है, धर्म की स्थापना हो सकती है, तो वो झूठ अच्छा है। यही भगवान श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि उनका बुद्ध उच्च का था 5वें घर में। तो वो हर ट्रिक से धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। तो बुद्ध का संबंध थोड़ा राहु से भी मैच खाता है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है कि राहु जो है वो बुद्ध के वर्गो राशि में उच्च के होते हैं। तो बुद्ध जहां भी कुंडली में बैठ जाए, उस भाव से संबंधित चीजों को वो डुएल करा देगा, उस भाव में गड़बड़ी भी करा देगा अगर वो पीड़ित हो। तो यहाँ पर एक और रूल आता है कि अगर बुद्ध किसी भी भाव में बैठ करके वो पीड़ित हो रहा है, तो वो बुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएंगे। वो आपके लिए एक बहरूपिया दुश्मन होगा।
ठीक है, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आप लोग, देखिएगा। इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में जो बुध है वो चौथे घर में बैठा है। ये बुध विशाखा नक्षत्र में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, जो कि एक शादी की राशि है। इस बुध को महाराज मंगल देख रहे हैं, जो कि वक्री हैं। इस बुध को महाराज शनि देख रहे हैं, जो कि सातवें घर में इधर बैठे हुए हैं। और ये बुध काफी एक पीड़ित बुध है, क्योंकि ये केतु के साथ में भी है और इसका डिस्पोजिटर भी छठे में गया हुआ है, छठे भाव में। कहानी ये है कि जैसा मैंने कहा कि बुध जहां कहीं भी बैठ जाए, वो व्यक्ति आपके लिए दुश्मन हो जाता है। बुध यहां पर चौथे घर में बैठा है। चंद्रमा चौथे घर का कारक है, पीड़ित है। शुक्र चौथे घर का मालिक है, पीड़ित है। बुध चौथे घर में चौथे घर को पीड़ित कर रहा है। इनकी माँ इनकी शादी के वक्त इनकी दुश्मन बन चुकी हैं। मैं बस इतना ही शब्द कहूंगा, किसी की व्यक्तिगत कहानी को मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बताना चाहता। तो ये चीज है, बस इतना जानिए कि इनकी शादी के वक्त इनकी माँ इनकी दुश्मन बनकर बैठी है। इनके पिता सब कुछ, सब इनके इन लॉज इतने अच्छे, सब कोई शादी कराना चाहता है, लेकिन इनकी माँ जो है वो सबसे बड़ा बॉन्ड, सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन करी हुई है। तो ये बुध का पीड़ित होना है। जिस किसी भी भाव में बुध पीड़ित हो जाए, अगर वो चौथे में हो रहा है तो माँ से संबंधित, पांचवें में होगा तो बच्चों से, डिसाइपल से, तीसरे में होगा तो मित्रों से, ठीक है, भाई बहनों से, दूसरे में होगा तो परिवार के किसी बड़ों से करवाएगा, या फिर इंसान खुद ही झूठ बोलेगा, खुद ही वो हो सकता है। लगन में होगा तो खुद के लिए हो सकता है। 12वें में होगा तो छुपे हुए दुश्मन, 8वें में होगा तो उसी तरह से छुपे हुए चीज, इन लॉज, ठीक है, आपके ससुराल वाले लोग, क्योंकि वो 8वां भाव उस चीज का है। तो ये है बुध की कहानी, डुअलिटी की। अब आगे बात करते हैं बुध के बारे में, कि देखिए बुध की मैंने 3 चीजें बताई, कि पहले तो डुअलिटी देता है, जहां पीड़ित हो जाए वहां पर गड़बड़ करा देगा, वहां पर बहरूपियापन दे देगा, और गलतियां करता है, नया कर्म बनाता है। तो अगर आप देखिए कि बुध छठे घर में उच्च का होता है, छठा घर में जो है वो ऋण का है, छठा घर जो है वो नई चीजों को, ग्रोथ का घर है, क्योंकि वो उपचय भाव है, वहां पर ग्रोथ होता है। इसी वजह से बुध जो है वो नया कर्म बनाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं और वहां पर नीच का होता है बुध। तो जहां पर मोक्ष मिलता है वहां पर बुद्धि नहीं चाहिए। मोक्ष के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष के लिए आपको भक्ति की आवश्यकता है, ठीक है, अगर आपको मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो बृहस्पति वहां पर उसके मालिक हैं 12वें घर के, और शुक्र वहां पर उच्च का होता है। यहां पर शुक्र का एक बहुत बड़ा खासियत यह है कि शुक्र संजीवनी विद्या का कारक है। तो जो चीजें कोई नहीं कर पाएगा वो दैवीय कृपा से महाराज शुक्र कर देंगे। वो उनके अंदर काबिलियत है, शुक्र के अंदर। शुक्र कुंडली में अगर मजबूत हो किसी डॉक्टर के, तो बुरे से बुरे केस को वो अच्छा करके ले जाता है, इम्पॉसिबल केसेस को वो जिंदा कर देता है, एक नई जिंदगी देने का एक उसके हाथ में एक वो होती है, शिफा होती है, ठीक है, वो एक जादू होता है अगर शुक्र अच्छा हो जाए। अच्छा होना होगा शुक्र को, तामसिक नहीं होगा। तामसिक तब होगा जब वो मंगल के प्रभाव में आ जाए, शनि के प्रभाव में हो जाए, राहु के प्रभाव में हो जाए, ठीक है। शुक्र अच्छा तब होगा जब वो बृहस्पति से दृष्ट हो, बृहस्पति की राशि में हो। तो शुक्र को समझिएगा, कुंडली में शुक्र और बुध का संबंध है, क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसलिए मैं शुक्र को बता रहा हूं। तो शुक्र का संबंध अगर अच्छा होता है तो फिर वो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कराता है। एक ज्योतिषी की कुंडली में अच्छा हो जाए तो किसी को मरने से बचा लेगा, ठीक है। तो ज्योतिषियों के लिए भी शुक्र अच्छा होना चाहिए, शुक्र बृहस्पति दोनों अच्छे होने चाहिए ज्योतिषियों के लिए, और साथ में बुध भी। तो अगर शुक्र और बुध का संबंध कुंडली में हो जाए तो वो धन योग तो बनाते हैं, लेकिन शादी में दिक्कत कराते हैं, क्योंकि एक डिवोशन का कारक जो कि शुक्र है, उसके साथ आ जाता है ये बुध, जो कि छठे भाव में उच्च का होता है। इस वजह से वो शादी में थोड़ी दिक्कत कराते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं, ठीक है, लेकिन पीड़ित होना चाहिए उनको, अदरवाइज उतना नहीं होता है। तो अब बात करते हैं बुध का हर एक भाव में। मैं बहुत ही मेन पॉइंट्स बताऊंगा, इसे हर एक वर्ड को मेरे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले भाव में अगर बुध हो तो इंसान जो है वो घर में सबसे छोटा होता है, उसको इज्जत देनी पड़ती है सबको। वो जवान दिखता है, ये बहुत सब जानते हैं, लेकिन वो घर में सबसे छोटा होता है। वो या फिर वो सबसे छोटा होगा अपने पिता का, या फिर उसके पिता सबसे छोटे होंगे, या फिर उसके दादा सबसे छोटे होंगे, अगर बड़ी फैमिली है तो।
क्योंकि अगर ये लोग छोटे होंगे तो फिर उसे लोगों को इज्जत देना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसीलिए अगर बुद्ध लगन में हो जाए तो इंसान घर में छोटा होता है, एक छोटापन आ जाता है उसके अंदर। उसी तरह से अगर बुद्ध दूसरे घर में हो तो बहुत अच्छा वरदान है, वाक सिद्धि का एक ये वरदान है। एक अच्छा प्रेजेंटर होता है, लोगों को अच्छी वाक सिद्धि, अच्छा बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपने बोलने से ही कभी कभी लॉस भी कराता है। ठीक है, पैसे वगैरह सब देता है, लेकिन वो अपने बोली की वजह से ही उसका कभी कभी दोस्त या फिर कुछ चीजें जो है वो लॉस हो जाती हैं। ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो धर्म के लिए कभी कभी लड़ता है अगर बुद्ध दूसरे घर में हो। अगर बुद्ध दूसरे घर में होता है तो धर्म के लिए भी लड़ता है व्यक्ति। तीसरे घर में बुद्ध अगर रहता है तो छोटे लोगों से दोस्ती करता है। ठीक है, छोटे लोग मतलब कि उससे कम उम्र के लोगों से दोस्ती करता है। अगर तीसरे घर में बुद्ध होता है तो वो लड़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जबान से एकदम बहुत तेज बोलेगा। दूसरे घर का भी वही है, तेज बोलने वाला होगा, मतलब कि खतरनाक ही बोलेगा वो। चौथे घर में बुद्ध हो तो घर में ही पैसा पैसा करता रहेगा। ठीक है, सब कुछ देगा, अच्छा अकाउंटेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन घर में वो पैसा पैसा करेगा। अगर वो घर में पैसा पैसा करेगा तो फिर उसके घर में क्लेश होगा। ठीक है, इसीलिए चौथे घर के बुद्ध वालों को घर में ज्यादा पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी अपने बच्चे को कुछ दे रहे हो तो उसका ज्यादा अकाउंट्स मत बनाइए। अपनी वाइफ को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसका ज्यादा अकाउंट्स मत बनाइए, उसे देने दीजिए, उसके ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। चौथे घर में बुद्ध जो है वो अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, यही दिक्कत है। पांचवें घर में अगर बुद्ध हो तो अच्छा है, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखता है, बच्चों से संबंधित गलतियां करता है, अपने स्टडीज में गलतियां करता है बचपन में। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा चंचल होता है। अगर सूर्य है तो काफी ठीक है। शायद पांचवें घर के बुद्ध के लोगों की कभी कभी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है। वो विद्वान होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा जानते हैं वो, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी अगर पांचवें घर में बुद्ध है तो। थोड़ा पीड़ित होना चाहिए इसके लिए। अगर वो बुद्ध छठे घर में आ गया तो छठे घर का बुद्ध हमेशा लड़ेगा। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ के लड़ेगा, यह छठे घर के बुद्ध की खासियत है। अगर वही बुद्ध छठे घर का, अगर वही बुद्ध जो है वो 12वें घर में चला जाए तो भी वो लड़ेगा, लेकिन अब शादी में लड़ेगा। ऐसे तो छठे घर में जनरली लड़ रहा था, लेकिन अगर वो 12वें में चला गया तो वो शादी के लिए लड़ेगा, क्योंकि शादी के भाव से वो छठा हो गया। इसी तरह से आप इसको हर भाव से करिएगा कि किस भाव से वो छठा हो रहा है, उस भाव के लिए वो लड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के वो लड़ेगा उस भाव के लिए, जैसे मैंने बताया। अगर अब बुद्ध 7वें घर में हो तो 7वें घर का बुद्ध मैरिज में ड्युअलिटी देगा। पीड़ित हो जाए तो बीवी जो है वो हो जाएगी दिक्कत, मतलब बीवी से या फिर पति से बहुत ज्यादा मैं कहूँ दुश्मनी हो जाएगी अगर वो बुद्ध पीड़ित है। अगर वो बुद्ध शुभ दृष्ट है तो एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहती है रिलेशनशिप में, मतलब अमेजिंग रहता है वो 7वें घर का बुद्ध। 8वें घर का बुद्ध पिता से पैसे दिलाता है, 100% इनहेरिटेंस 100% दिलाएगा अगर 8वें घर में बुद्ध पड़ा हो तो। ठीक है, 9वें घर में बुद्ध हो तो धर्म को मानेगा नहीं, लॉजिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हर चीज में बुद्धि लगाएगा। कभी कभी गुरु से लड़ाई करता है 9वें घर का बुद्ध, उसका कहीं ना कहीं टीचर से डिस्प्यूट रहता ही रहता है। राहु हो जाए तो पक्का है, और इसकी वजह से फिर उसको फादर को दिक्कत आती है। ठीक है, 10वें घर का बुद्ध हो तो वही चीज है 5वें घर के तरफ कि बहुत ज्यादा बुद्धि होगी, शायद उतना ज्यादा उसके पास क्वालिफिकेशन ना हो। अगर 10वें घर में बुद्ध है, उसकी बुद्धि का बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब टैलेंटेड बंदा रहता है, उसे उसके पास शायद एकेडमिक एजुकेशन ना हो अगर 10वें घर में बुद्ध है, लेकिन बुद्धि बहुत तेज रहती है। ठीक है, ये 10वें घर का बुद्ध है। 11वें घर का बुद्ध तो हमेशा बुद्धि बढ़ती रहेगी, और मतलब कभी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। कुछ ये पढ़ेगा तो कुछ वो पढ़ेगा, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, कभी भी इच्छाएं नहीं खत्म होंगी, और उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं उसके बच्चों को। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करता है, जहां क्योंकि 5वें घर में देख रहा है ना, फिर वो उनसे भी ज्यादा उतना एक्सपेक्ट करेगा। 11वें घर का बुद्ध, 12वें घर का बुद्ध जैसे मैंने बताया कि अपने उसमें लड़ाई देता है, शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई देता है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, मतलब उतना खराब भी नहीं है। 12वें घर का बुद्ध जो है वो चीजों भूलता भी है, और भाई बहनों से चीटिंग नहीं देता है 12वें घर का बुद्ध, जहाँ भाई बहन नहीं रहते हैं। ये भी चीज है 12वें घर के बुद्ध की। पिता से शायद उतना अच्छा संबंध ना दे 12वें घर का अगर बुद्ध है तो,
ये चीजें हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी। अब ये कि अगर बुध आपका पीड़ित हो जाए, ठीक है, बुध कहीं भी हो, आपका बुध अगर एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, अगर आपका लगन में बुध है, आपके लग्नेश के साथ बुध है, अगर आपके चंद्र राशि बुध की है, तो आप लिखना शुरू कीजिए, रोज लिखिए, ठीक है। जिस भी उसमें बैठा हुआ है, जिस भी ग्रह में, अगर शुक्र के साथ है तो देवी माँ का नाम लिखिए रोज, ठीक है। अगर वो सूर्य के साथ है, भगवान राम का नाम लिखिए रोज, राम 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 लिखिए कॉपी पर। इससे बुद्ध बली होता है, इससे बुद्ध जो है वो शुद्ध होता है। अगर वो मंगल के साथ है तो हनुमान का नाम लिखिए राम जी के साथ, ठीक है। इससे भी मंगल जो है वो शुद्ध, बुद्ध जो है वो शुद्ध होता है। बृहस्पति के साथ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप लिखोगे ही। शनि के साथ अगर बुद्ध है तो इंसान को ड्राइंग बनाना चाहिए, क्योंकि ये योग है। अगर शनि के साथ बुद्ध होता है तो इंसान को ड्राइंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर पर उसे घर मकान ऐसे ही बनाना चाहिए। रोज डेली अगर वो है तो अपना 15 मिनट निकाले और बनाए कुछ ड्राइंग पर, ठीक है। ये लाइफस्टाइल की चीजें मैं बता रहा हूँ, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बेटर कर सकते हो, तभी बुद्ध अच्छा हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज है, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। अगर आपको ट्रेडिशनली कुछ करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देखिए जरूर, रेमेडीज के ऊपर। और अभी फिर बता रहा हूं कि प्लांट्स करिए, ठीक है, पौधे लगाइए बुद्ध अगर खराब है तो, क्योंकि अगर आप अपने आसपास हरियाली रखेंगे तो बुद्ध अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कारक है, ब्रीदिंग का कारक है। अच्छा ऑक्सीजन लेंगे, बुद्ध अच्छा रहेगा। ये चीज है बुद्ध के साथ। और बुद्ध अगर केतु और राहु के साथ में हो, खास तौर पे अगर केतु के साथ हो, तो वो अकल्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है उन्हें। तो अगर केतु के साथ में बुद्ध हो तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उन्हें लिखना नहीं चाहिए, उन्हें मन में ही करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। और अगर राहु के साथ बुद्ध हो तो फिर वो तो कुछ कहना ही नहीं उसका, वो अपने आप वो बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। रुकता ही तो नहीं है राहु के साथ अगर बुद्ध हो जाए तो ये रही बुद्ध की बात। इसमें मैंने बहुत सी चीज बताई, इसे अप्लाई करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग चीजों को सीख रहे हैं या फिर मुझे सुन रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो कमेंट करिए, और अगर आप लोग सपोर्ट करते तो मुझे मोटिवेशन होती है कि और अच्छी चीजें मैं आपको ले आकर दूं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं किसी से बात कर रहा हूं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चैनल को और लोगों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करिए अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखिए अपना। Hello, welcome to Ask Planets. So today I will talk about the most beautiful planet, most interesting planet, Mercury. Why I'm talking about the Mercury? Because see, Mercury is the planet which is closest to the sun. It is the prince of the universe. It is the prince of the solar system. And we all know that how prince and how children do and commit mistakes. They are naughty, they are very childish, so they will commit the mistakes wherever they will be in the horoscope as well. So this is a glimpse of the Mercury. Okay, there is a lot more coming in this video, so make sure that you watch this complete video and do not miss any part of it. Because see, this video is not only about Mercury, this video is also about few other planets related to the Mercury, and there will be 2 stories of Mercury in this video as well. So make sure that you watch this complete video and you have subscribed the channel as well. Now coming to the Mercury, how the Mercury was born. Mercury was born out of the Tara Devi and the moon, and they both are not gave birth Mercury as in an ethical manner. Okay, Mercury was born out of a love relationship which was unethical. So first thing is that Mercury is not a legal planet. What I am trying to say that the placement of Mercury will show you that the thing which you are doing here is not legal if that Mercury is not in relation with Sun or Jupiter, or you can say Venus also. Okay, so this is one of the sutra which I gave now to all of you, that wherever the Mercury is, if that Mercury is not in association with Jupiter, Sun, or even Mars. Okay, because I say Mars because Mars is also authoritative planet of army. So what you can conclude out of it, that
wherever the Mercury is in the horoscope, that area of the horoscope is having some kind of unethical things there. If that Mercury is not aspected by Jupiter or the Sun, or not having any relations with them, okay, then that Mercury will show some sort of unethical things there, or some sorts of cheatings there. Okay, but one thing you should remember always, that cheating or lying someone is not a bad deed until and unless the results of it is bad. Okay, because any deed is not bad until its result is bad. If the result of any deed is bad, then the deed is bad. Because what Lord Krishna has done, Lord Krishna has spoken many times. He has lied to many people in whole Mahabharata. But for the sake of dharma, for the sake of righteousness, that is why I am saying that until and unless if the deed's result is not bad, the deed is not bad. That is why do not take it as a very bad concept that wherever the Mercury is, it is going to give you the bad results or creating a bad deed. It is not until and unless that Mercury is aspected by Saturn, Rahu, Ketu, or even Mars. Okay, so this is the thing. Now coming to the other part of the Mercury story, that I said that how Mercury was born. Now when Mercury progressed to his teenage, parents said that you should now live your own life. What he did, that he went to a forest and he married Ila. The story of Ila is very important for us because Ila was not the only female. Ila was also a male because Ila was the son of Vaishvat. Vaishvat is the king in the Suryavans, and before Ila it was Sadyumna. Okay, and Sadyumna was also the son of the Vaishvat. So story of Ila is very important. I am telling it to you from the beginning that see, Vaishvat was the king in the Suryavans. He gave birth to the female child. That was Ila. That female child was only present in the kingdom. So king was very much worried and he said to Vasishtha Muni that please try to make any possibilities that I have my own lineage. My lineage should progress because with a female child I cannot. Okay, because Gotra runs from the males only. That is why Vasishtha Muni converted that female child into a male and that become Sadyumna. When Sadyumna progressed to his teenage, he developed to the when he became a Rajkumar, which is the prince. What happened that he went to the forest and there he entered a restricted area which was cursed by the Shiva and Parvati, and he converted again into the female, and that was Ila. And later she married Mercury. The king was worried because now the child is converted into a female again. So he requested Vasishtha Muni that please do something. Vasishtha Muni went to the Ila and said that you cannot remain as female only. You have to serve the kingdom as well because you have to become male again. So what he did, that you will be male for a month and female for a month. So this is the duality of Mercury which I am trying to speak, and also the relation of Mercury with Sun, because we know that Mercury is the planet which always gets punished by the Sun being combusted. Okay, because Sun is the father in the solar system, and you see that how Suryavans, which is the lineage of the Sun, is related to the Mercury here. So there is a very beautiful relationship between Sun and Mercury, and that has to be understood by all of you. Okay, I have not revealed the hidden techniques of this story that you should do, and you should comment it in the comment box. And if I will think that you are not able to do it, then I will be bringing it in the upcoming videos. So for those videos, make sure that you have subscribed the channel. Okay. Now coming to the duality of the Mercury, see wherever in the horoscope Mercury will be, the duality will be there in that area. There will be the multiplicity. That is the thing, permanent.
Okay, so suppose if Mercury is in the fourth house and you have a strong fourth house, then you will have more than one house. This is the multiplicity of Mercury. This is the duality of Mercury. Because that story was much more related to the relationships, that is why you will find that whenever Mercury is conjunct with Venus, there will be multiple marriages in the lineage, in the family. This is another thing. The another technique which I wanted to share to all of you, that Mercury is the planet which shows you that for what you are doing new, that what new karma you are creating. Why I'm saying this? Because Mercury is the lordship of third and sixth in the Kalpurush, and that is not a not common thing. The third and sixth houses are those houses which grows with the time. That is the quality of the Upcha Bhava. Okay, so what will be growing with the time? That is the new things, not the old. That is why Mercury creates new karma in the horoscope, and it is that shararat, it is that naughtiness in your horoscope wherever the Mercury is placed, and because of that you create a new karma out of sense of humor, some humiliating someone because of some joke. That is a new karma, and that person may get hurted by it. Okay, so that will be a new karma which you have created out of your fun. That is the Mercury. Because what had happened to Duryodhan and the Draupadi, because Draupadi had laughed on Duryodhan. That was the new karma which she created, and that was the Mercury part in it. And that is why when Mercury is very strong and when Mercury is creating new karma for you, you are not going to have a peaceful life in the upcoming births. That you have to understood very well. That is why Mercury should need Sun or Jupiter for a balanced approach, for that goodness in it. Okay, alone Mercury is dangerous, always a dangerous. Now, one another thing which I wanted to convey to all of you, that Mercury, wherever the Mercury will be placed in the horoscope, if that Mercury is afflicted, then it will show you that duality for the evilness in that house, for that house. If Mercury is afflicted in the fourth house, then the matters of the fourth house will become evil for you at some point of time in your life. Okay, fourth house is moon. If moon and Mercury are afflicted in the fourth house, or wherever the moon is afflicted and Mercury is afflicted in the fourth house, then your mother will become enemy for you at some point of time in life. Okay, that is very dangerous sutra which I am giving to all of you. If Mercury is in the seventh house, then spouse can be. If Mercury is in the fifth house, then child can be. I am showing you with an example. Let's see. See, in this chart, Mercury is placed in the fourth house, in the house of mother, in the sign of Libra. The Lord of Libra is in the sixth house. That is not a good placement for the fourth Lord. The moon, which is the Karaka of the fourth, and the mother is afflicted within the degrees of Mars and Saturn. You see, Mercury is also afflicted in the fourth house by the aspects of Mars and Saturn. What the problem with this native is that the problem in his marriage is only mother. Now you see that how a mother who gave birth to a child is becoming enemy, greatest enemy for her. Okay. So that has to be understood. I am not going to tell the complete story here because I do not want to reveal someone's life here. Okay, to tell story about someone's life. But I am telling you in a para. So you see how Mercury is damaging the fourth house and giving that enmity to the fourth. So that is the negative part of the Mercury. Because it is ruling the sixth house of disputes in the Kala-Purush. That is why this technique, and this technique is also given in the Jatak Tattva. Okay, a very good book which you should read if you are learning astrology. So this was about the Mercury, and a lot of things about the Mercury which I want to convey to you in all the bhavas, because see, I will not be sharing those things which are mentioned in the classics. Okay, which are mentioned in any other books. I will be sharing you those which are not easily available. Okay, which should be explained to the audience. So let me tell about Mercury in certain bhavas. If Mercury is in the first bhava, then the native will be young looking, and he will be the youngest in the family because Mercury is the small child.
If the native is not youngest in the family, then his father would be youngest, his grandmother or his grandfather would be youngest in the family. Okay, then he has to pay respects to the others. That is the deed of the Mercury. Because if you will be younger, then you have to pay respect. Okay, you have to give respect to others, to the elders. That is the Mercury in the ascendant. If Mercury, and if native does not performs that deed, he or she find herself in trouble, basically health related issues. That is the Mercury in the Lagna. If Mercury is in the 10th house, that is a very special position. If Mercury is in the 10th house, then what will happen? That native will have a lot of knowledge, but may not have the academics, may not have the certificate of that knowledge. And people will be using him for his knowledge and paying him less. This is also a problem of Mercury 10th. Mercury in the 7th house may give multiple marriages. If it is not afflicted, then it will give a very beautiful marriage, a very communicative, very sound marriage. Okay, the spouse will be treated like a child. This is the words. If Mercury is in the 4th house, then mother will be very intelligent, mother will be very good if it is not afflicted. Okay, but the mother will include money in the family, the mother will include business in the family, or the native will include business in the family, and because of that there will be issues in the family. This is the Mercury 4th house. If Mercury is in the 6th house and Mercury in the 12th house, these are two important positions. Mercury in the 6th house, native tries to fight for every small things, okay, and creates new karma, and even he humiliates others. That is the Mercury in the 6th house. Mercury in the 12th house is good, because see, Mercury in the 12th house will be 6th from the 7th house as well. So that will be happening in the marriage. He will be finding issues in the marriage. He will be finding small causes, small problems in the marriage. Okay. For 6th house, it is general. For 12th house, it is up to the marriage only. But apart from the general predictions of the 12th house, that Mercury here will give problems related to the siblings, problems related to your money, problems related to the property of the father. This is the problem of the Mercury 12th house. Mercury in the 3rd house and the 2nd house, native speech is the weapon of him or her. Okay, this is the Mercury in the 2nd and 3rd house. I am not commenting any more about it. Mercury in the 9th house, he or she does not likes his own religion, or he or she questions his religion and even fights his guru. This is the Mercury 9th house if it is afflicted. If it is not afflicted, then he will accept his guru very logically. Okay, Mercury in the 11th house will always have problem with the kids. Mercury in the 11th house will never be satisfying. Okay, but will be very intelligent as well. So this was the Mercury video, and I hope that you all will like this video and keep supporting, because your comments, your likes, your shares and increasing subscribers keeps me very motivating. Okay, so I can give more knowledge. If you are access to any groups or anything, then please share this video, this channel to them, and let them know that what knowledge I am sharing, so that they can also be aware of it, and keep supporting me and keep commenting, and make sure that you give that feedback about that story and making techniques. Okay, decode that story and write it down in the comment. Till next video, take care and bye.